नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत करने के पहले आज के सुर्खियों पर एक नजर। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, वो शायद 300-400 करोड़ रुपए के बीच का खर्च है। मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है क्योंकि वो फिगरें बढ़ने घटने वाली हैं, बट 300-400 करोड़ रुपए का खर्चा है। और अभी कानपुर और कन्नौज के इत्र व्यवसायी, वही अखिलेश यादव का जानने वाला, उनका मित्र, उसके हाथ से करीब करीब 300-350 करोड़ रुपए नगद की बरामदी हो गई है। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के भव्य मंदिर निर्माण से भी ज्यादा। और अभी छापेमारी जारी है। ये तो एक जगह की छापेमारी है। मुझे लग रहा है कि बाबा बुलडोजर मतलब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कृपा इसी तरह से छापेमारी पर रही तो मथुरा और काशी में भी भव्य निर्माण भर का रकम इन्हीं बनियों से बरामद कर लिया जाएगा। बाबा बड़ी उल्टी नजर रखते हैं और तीतर दूर से पकड़ते हैं। बाबा की माया बाबा ही जाने कि वो इतनी भारी रकम इकट्ठा करके और कहां कहां निर्माण कराना चाहते हैं। राम मंदिर के निर्माण का पैसा तो आ गया, तो क्या अब अगली बारी मथुरा की है? ये आप सोचे। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि बाबा और क्या क्या बरामदगी करवाते हैं। अच्छा ही है मंदिर निर्माण का रकम इन्हीं बेईमानों के पैसे से आए और देश में बेईमानी उन्मूलन का एक सीधा साधा कार्यक्रम चले। जय हो बाबा बुलडोजर रात की। मित्रों, दूसरा एक और काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि इसके पहले कोई सरकार ऐसी काम नहीं की थी। बिहार के नीतीश कुमार ने बेईमानी के धन से अर्जित कुछ अधिकारियों के आवासीय परिसर में स्कूल खुलवाने का एक संगूफा छोड़ा था। हालांकि वो सिर्फ उद्घाटन और फीता काटने के अलावा आगे कुछ नहीं हुआ। टीवी की सुर्खियां कुछ देर बनी कि बेईमानी के इल्जाम में पकड़े गए रकम और आवासीय परिसर जो सील कर दिया था सरकार ने, उसमें अब विद्यालय चलेगा। लेकिन आज वो किस स्थिति में है किसी को पता नहीं है। हालांकि वहां पर विद्यालय नहीं है। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने माफिया डान गुंडा अतीक अहमद के अवैध संपत्तियों पर जो बुलडोजर चलवा करके समतल किया था और उसके घर से उगाही का जो पैसा बरामद किया था, उस पैसे से अब गरीब लोगों का आवासीय परिसर उस भूमि पर बनेगी। मैं समझता हूं कि उससे बड़ा भूमि पूजन का कार्यक्रम और उससे ज्यादा पुण्य का कार्यक्रम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इन्हीं गरीब लोगों का लूटा हुआ पैसा अतीक अहमद जैसे माफिया डान जमा किए थे। क्योंकि वो बिरला, टाटा, मोदी, योगी के हाथ से तो पैसा लिए नहीं होंगे, इतनी तो उनकी औकात ही नहीं है। पैसा हम और आप जैसे गरीब लोगों से लिए होंगे, तो गरीब का पैसा गरीब के पास वापस आ गया। धन्य हो बाबा बुलडोजर नाथ की, धन्य हो बाबा मोदी जी की। तो इस नेक नियति और नेक कार्य के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी की और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और योगी आदित्यनाथ के पार्टी के एक वफादार सिपाही और हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री भरत सिंह जी के पूर्व सहयोगी धर्मेंद्र ने कुछ कहा है। मेरे धर्मेंद्र छोटे भाई हैं, मैं इनको धर्मेंद्र जी नहीं कहूंगा, हालांकि बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। लोगों के लिए तो मतलब पहुंच से दूर की हैसियत में है, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं। आपने लिखा है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माफिया डान का हो गया काम, जय श्री राम। खैर, योगी जी अपना काम करते रहेंगे, मोदी जी अपना काम करते रहेंगे। आज मुद्दा उस पर नहीं था। आज मुद्दा की शुरुआत इस बात पर है कि रात में कर्फ्यू और दिन में चुनाव प्रचार, हंगामा, शोर शराबा, इस बात से जरूर भागेगा कोरोना। इन बातों को शुरुआत करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें और हैशटैग लगाएं, सक्षम दलित आरक्षण छोड़ो, जातीय आरक्षण खत्म हो और जातीय भेदभाव का समूल नाश हो। इस तरह की कुछ हैशटैग लगा करके इस वीडियो को शेयर करें।
एक और प्रार्थना आपसे है कि आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर कुछ भी लिखें। हर आदमी आजकल फेसबुक पर कुछ ना कुछ तो गुड मॉर्निंग, साईं बाबा की फोटो, हनुमान जी का फोटो, शंकर जी का फोटो, कुछ लोग और मतलब 2-4-5 पोस्ट रोज कोई ना कोई कर रहा है। रिलायंस के मेहरबानी से 1 GB डाटा आप सबके पास है। आटा किसी के घर में है कि नहीं है इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन डाटा 1 GB रोज हर आदमी के पास है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो उस डाटे का इस्तेमाल लोग अलग अलग तरह की पोस्ट करके करते हैं। मैं चाहूंगा कि जितने सवर्ण समाज के लोग हैं उन सब लोगों के एक आग्रह है कि चाहे आप कुछ भी लिखें, उसमें एक हैशटैग जरूर बनाएं, आरक्षण मुर्दाबाद, आरक्षण खत्म हो, जातीय आरक्षण खत्म हो, जातीय भेदभाव खत्म हो। और नहीं तो कम से कम एक चीज तो जरूर लिख सकते हैं कि हे प्रधानमंत्री, जिस तरह से आपने देशवासियों से अनुरोध किया कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ दें, और आपके बहकावे में आकर के हमने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। हालांकि मैं सक्षम आदमी बिल्कुल ही नहीं हूं, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, बड़ी मुश्किल से जीवन जी रहा हूं, और कोरोना के बाद तो करीब करीब दुर्गति से जीवन जी रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं उस निर्णय पर अफसोस नहीं किया कि क्यों मैं प्रधानमंत्री के कहने पर अपना सब्सिडी छोड़ दिया। और आपने मेरे छोड़े हुए सब्सिडी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के छोड़े हुए सब्सिडी को उज्ज्वला गैस योजना की तरफ से गरीब महिलाओं को दिया है। सब आपका काम है, मुझे इस बात का फक्र है। उसी तरह से आप एक हैशटैग चलाइए ताकि प्रधानमंत्री सोचने पर मजबूर हों और अनाउंस करें कि जिस तरह से हमारे कहने से आपने गैस की सब्सिडी छोड़ी है, उसी तरह से हमारे कहने से जो सक्षम दलित लोग हैं, जो सक्षम आरक्षित वर्ग के लोग हैं, वो अपने ही भाई बिरादरी के लिए जो वाकई में नीडी है उनके लिए आरक्षण छोड़ दें। आरक्षण मैं भरत चतुर्वेदी, राकेश परमार, धर्मेंद्र और नितिन सिंह को नहीं दूंगा। आरक्षण उन्हीं लोगों को दूंगा जो आरक्षण के श्रेणी में आते हैं। लेकिन चूंकि रामविलास पासवान का बेटा हाजीपुर सुरक्षित से सीट से लड़ेगा, तो वो गरीब दुसाध का बच्चा नहीं लड़ पाएगा जिसको वाकई में लड़ना चाहिए। मायावती अगर सुरक्षित स्थान से लड़ेगी, हजारों करोड़ की महिला, तो फिर वो वाकई का दलित आदमी जो चमड़े का व्यवसाय करके, चमड़ा उतार करके उसका काटन पिटन सुधन सियन से अपना जीवन यापन करता है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लालू और यादव और मुलायम सिंह का नकारे और नवायक बेटे जो कि BMW और इंपोर्टेंट गाड़ियों में चलते हैं, चार्टर प्लेन में घूमते हैं, अगर वो सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो वाम यादव का बेटा जो वाकई में दूध दूध करके अपना जीवन यापन करता है, मवेशियों के सेवा से अपना जीवन चलाता है, वो उस सुरक्षित स्थान पर नहीं चुनाव लड़ पाएगा। इसीलिए सक्षम आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षण छोड़े, इस बात का हैशटैग लगाया जाए। खैर, चर्चा रात में कर्फ्यू, दिन में कोरोना, भाई वाह, इसी बात पर है राजनीति पर होना। मित्रों, आज दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दिया कि अब रात 11 बजे से भोर के 5 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। अब जब से मैं सुना हूं, चूंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं विज्ञान संकाय का विद्यार्थी हूं, जहां तक मेरी पढ़ाई हुई है विज्ञान से ही हुई है। हालांकि दिल्ली में प्रोफेशन ही बदल गया तो नहीं लगता कि मैं विज्ञान संकाय का विद्यार्थी हूं, लेकिन असल में मैं विज्ञान का ही विद्यार्थी हूं। वो साइंटिस्ट नहीं बन सका, विशेष ज्ञान न होने की वजह से वैज्ञानिक नहीं बन सका, वो अलग बात है, बट जितनी पढ़ाई है उसमें विज्ञान की ज्ञान मेरे पास है। वायरस की जो मैं प्रवृत्ति जानता हूं और इन्फेक्शन का जो मुझे साइकिल का पता है, उसमें मुझे पूर्ण ज्ञान तो नहीं है जो आधुनिक वैज्ञानिक रखते हैं, लेकिन इतना जो प्रारंभिक ज्ञान है वो ये कहता है कि वायरस, बीमारी, संक्रमण दिन और रात में फर्क नहीं करता। वो संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण में या संपर्क में आने पर आपको संक्रमित करेगा, चाहे आप दिन में संक्रमण के संपर्क में आए या रात में आए। तो ये जो दिल्ली सरकार वाहियात अरविंद केजरीवाल, बेमतलब का आदमी का, जिसको वो अपने आप को दावा करता है कि वह IRS अफसर है, और है भी, वो दावा नहीं है, उसका पुख्ता प्रमाण है कि वह IRS अफसर है, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, IIT खड़गपुर का ग्रेजुएट है। भाई, हमारा तो नाम ही नहीं उसमें लिखाया था, हम तो कोशिश ही किए थे और IIT में नाम लिखा जब एडमिशन नहीं हो पाए, इतनी टफ एग्जामिनेशन होती है। तो मुझसे तो ज्यादा ब्रिलियंट विद्यार्थी था, तभी तो IIT में एडमिशन पा गया। तो IIT जैसे रेपुटेटेड संस्था का ग्रेजुएट, IRS सबसे जरा प्रतिष्ठित पोस्ट पर रहने वाला आदमी भी इतनी मूर्खतापूर्ण निर्णय क्या राजनीतिक दबाव में प्रभाव में लिया, या वहां सीट पर जाने के बाद उसे समझ में आ गया कि समझदार तो मैं हूं, बाकी लोग बेवकूफ हैं। आप चुनावी संगूफा के लिए रात में
कर्फ्यू लगाते हैं, वो भी 11 बजे से 5 बजे तक। आमतौर पर जो शरीफ लोग होते हैं भारत में, जिनकी नाइट ड्यूटी नहीं होती, जैसे वो पुलिस में हो, हॉस्पिटल में हो, रेल बस के ड्राइवर हों, या गरीबी के भूख के चक्कर में रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, अगर ऐसे लोग नहीं है तो ये 11 बजे से 5 बजे की जो समय होता है वो आदमी अपने अपने घोंसले में बिताता है, चाहे वो बंगले में सोता हो या झुग्गी में सोता हो, चारपाई पर सोता हो या पलंग पर सोता हो, उस सोने में व्यतीत करता है। कर्फ्यू में तो वो स्वयं है, वो स्वयं घर में आ जाता है अगर वो शरीफ आदमी है तो, क्योंकि 11 बजे से 5 बजे तक सड़क पर कुछ लोग ही रहते हैं। पुलिस के जवान रहते हैं, हमारे सेना के जवान रहते हैं, हमारे रेलों के परिचालन करने में व्यस्त वाले लोग रहते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, गार्ड हो, उसके परिचालन में सहायक वाले लोग रहते हैं, बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और परिचालन में वाले लोग रहते हैं, और चोर रहते हैं, क्योंकि ये 11 बजे से 5 बजे तक चोरों के लिए मुफीद जगह है। वो अपना रेकी करते हैं और 2-2:30 बजे के बाद चोरी करते हैं। तो ये चोर को संक्रमण वैसे भी नहीं पकड़ता, शरीफ आदमी अपने शयन कक्ष में होता है। तो आप कर्फ्यू लगाए किस लिए है? मतलब दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए लगाए हैं। अगर आपको कर्फ्यू लगाना था तो सरोजनी नगर मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं है, और दिल्ली मार्केट दिल्ली सरकार के अधीन आता है, वहां पर आपके एसडीएम का फैसला है कि ऑड इवन दुकान चलेगी। ऑड इवन दुकान के बाद भी जितनी दुकान सरोजनी नगर मार्केट के अंदर है, उसे 1000 गुना दुकान सड़क पर है, अवैध वसूली के माध्यम से। जो आपके कार्यकर्ता आपको वसूल करके पैसा देते हैं, उनकी वसूली तो आप रोकते नहीं है, दुकान उनसे ज्यादा लगती है, और पूरा सरोजनी नगर मार्केट भीड़ से भरा हुआ है। नेहरू पे ले जाइए, कनार पे ले जाइए, जो दिल्ली की मार्केट है जहां पर हम लोग जाते हैं, वहां पर देखते हैं आदमी ही आदमी है। तो दिन में जहां संक्रमण का खतरा है वहां पर आप आराम से उनको छूट दिए हुए हैं, और रात में जब आदमी सोता है वहां पर कर्फ्यू लगाए हुए हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही। राजनीतिक लोग विज्ञान का कोई विशेष ज्ञान रखते हैं या आम आदमी को बेवकूफ समझते हैं? इन बातों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव प्रचार में कोरोना नहीं है और रात में सोने में कोरोना है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है मित्रों। हाँ सानंद भाई नमस्कार, कैसे भाई? ठीक बा ना? राउरो पार्टी बहुत चुनाव में जोर शोर से भाग ले बार राम गोपाल जी कहत रहन। मैं हिंदी में बताऊं, क्षमा चाहूंगा मित्रों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक एडवाइजरी जारी किया है। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी भी ऑर्डर ही माना जाता है। वी बाउंड टू ओबे द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन मस्ट बी। उसने हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आप चुनाव को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। जब कोरोना पर नियंत्रण पा जाइएगा तब जाकर के आप चुनाव करवाइएगा। सबसे पहले विपक्ष के लोग भी दिखे इस बात पर। समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश जी के अपने चाचा राम गोपाल यादव ने कहा है कि अब कोर्ट हमको दिशा निर्देश देगा। हालांकि कोर्ट का राजनीति में दिशा निर्देश का मैं भी समर्थन नहीं करता। मैं तो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का आदर्श मानने वाला आदमी हूं, और चंद्रशेखर जी मेरे आदर्श हैं। चंद्रशेखर जी ने भरे पार्लियामेंट में कहा था कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने सीमाओं में रहना चाहिए, क्योंकि ये 3 बंबू पर लोकतंत्र की तंबू टिकी है। अगर कोई बंबू टूटा तो तंबू गिर जाएगा। इस तरह से ना तो कार्यपालिका को न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना चाहिए, ना न्यायपालिका को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि न्यायपालिका कैसे चले ये हमारा नेता डिसाइड करता है, और नेता कैसे चले ये न्यायपालिका डिसाइड करती है, और दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं काटक हो रहे हैं। और ये बड़ा गलत, खतरनाक और चिंताजनक स्थिति है। लेकिन खैर, न्यायपालिका के कुछ निर्णय ऐसे हैं जिस पर सोचा जा सकता है, जिस पर विचार किया जा सकता है, चर्चा तो कम से कम की ही जा सकती है। जी आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को नमस्कार। न्यायपालिका में एक विद्वान न्यायाधीश ने ऐसा भी निर्णय लिया था कि आप अपने बंद गाड़ी में अकेले भी बैठे हैं तो सार्वजनिक है, आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और उसका असर ये हुआ कि आप अपने गाड़ी में अकेले जा रहे हैं और मोबाइल से फोटो खींच करके आपसे 2-2 हजार रुपया की वसूली हो रही है दिल्ली के सड़कों पर। डॉक्टर और वैज्ञानिक जिन्हों को कोरोना के संक्रमण के रोकथाम की जिम्मेवारी है और जो एडवाइजरी जारी करते हैं, वो कहते हैं कि आप 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।
तो 2 गज में से तो दूरी में हमारी कार होती है। जब मैं कार में बैठता तो हमारे कार के आगे से लेकर के पीछे तक तो 2 गज की दूरी होती है। मैं कार के ड्राइविंग सीट पर बैठा हूं और दूसरा वाला सीट पर बैठा हूं, तो दोनों जो डिस्टेंस होता है वो तो सेफ डिस्टेंस है, उससे कोरोना फैलेगा नहीं। तो फिर जज साहब ऐसा कौन सा विशेष पदार्थ लेकर के फैसला दिए थे, ये मैं नहीं कह सकता। अगर मैं कहूंगा तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और हम पर तो बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि हम कानून के विद्यार्थी हैं, हमको इस विषय पर राय देने का अधिकार नहीं है। और जिनको राय देने का अधिकार है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके खुद के हजारों घोटालों का केस न्यायपालिका के अंदर आती है। वो सोचते हैं कि अगर कुछ मैं न्यायपालिका के इधर उधर बोलूंगा तो जो हमारे फाइल है वो खुल जाएंगे, और फाइल खुल जाएंगे तो अगर असली ऑर्डर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये समस्या है। मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस बात को उठाएं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने अपने चैनल पर। आजकल मेन मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया देखा जा रहा है, और सरकारें, राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर मॉनिटर करने के लिए अपनी टीमें बैठा रखी हैं। अब आजकल तो सरेआम बताया जाता है कि मिस्टर फलाना पार्टी के मीडिया सेल के हेड हैं। अब आजकल मीडिया प्रभारी और मीडिया का बाकायदे दिया जाता है। पहले मुझे याद है 90 के दशक में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता था या प्रेस रिलीज जारी किया करता जाता था तो बड़ी चुपके से दिया जाता था। राकेश, हाँ ये जरा जाकर धीरे से दिया ना, फलाने वाले पत्रकार जी को बोलना जरा छाप दे, मतलब धीरे चुपके चुपके होती थी। मीडिया के लिए अगर कुछ उत्कोच या कुछ प्रलोभन की बात होती थी तो वो बड़ा धीरे और बहुत छुपा ढाका बात होता था। आजकल तो बाकायदे राजनीतिक दल और सरकारी मीडिया की बजट आवंटित करते हैं कि राजनीतिक पार्टी में इतना रुपया मीडिया पर खर्चा होगा, इतना रुपया विज्ञापन पर खर्चा होगा। वो ओपन बजट में दिया जा रहा है और हर आदमी आरटीआई के अंदर बता रहा है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कितना रुपया मीडिया पर खर्च की। मतलब सरेआम बेईमानी का विज्ञापन, वो भी सरेआम कहना, ये इस देश में संभव है। क्योंकि हमारे देश के नेता जानते हैं कि इतनी गूढ़ बात आम आदमी को तो आता नहीं, क्योंकि आम आदमी को तो हमने भरत चतुर्वेदी ब्राह्मण को राकेश परमार छतरी से लड़वा दिया हमने कि भाई देखो परशुराम जी के जमाने याद करो, उन्होंने छतरी का राज कर दिया था और मैं तलवार खींच लूंगा। यही वही आदमी है, क्योंकि हमको तो यहाँ लड़वा दिया गया। दलित को कहा गया कि ये वही क्षत्रिय ब्राह्मण है जो तुमको दबाते आए हैं और तुमको पिछड़ा घोषित किए हैं, तुमसे काम करवाते आए हैं। वो उसको उठा करके दलित को ब्राह्मण से लड़वा दिया, पिछड़े को क्षत्रिय से लड़वा दिया। और अभी रही कहीं कसर, माझी जैसे शैतान और बेबदल आदमी लोग पंडित जी को सार्वजनिक गाली देकर मचा दिया। हम तो अपने उसी में व्यस्त हैं कि हम पंडित जी को गाली दे, पंडित हमको गाली दे, हम पिछड़े को गाली दे। हम इतने भी व्यस्त हैं, हम इतनी गूढ़ बातें सोचते कहाँ है कि जो विज्ञापन पर हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है उसका अगर अस्पताल बन गया होता तो कोरोना का चिंता ही नहीं था। अपना आराम से कोरोना आता, हम अस्पताल में होते, हमारा इलाज होता, हम ठीक होकर वापस आ जाते। इतनी बातें ना तो सरकारें सोचती हैं, ना आमजन सोचता है, और ना ही राजनीतिक दल आमजन को सोचने देते हैं। तभी चौड़े में समाचार आता है कि आज रात 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान। क्योंकि वो समाचार पढ़ने वाला भी नहीं कहेगा कि रात में कर्फ्यू का क्या मतलब है। रात में तो आमतौर पर लोग सोए रहते हैं, भीड़ भाड़ तो दिन में रहती है, तो कर्फ्यू तो दिन में चाहिए। संक्रमण का खतरा तो दिन में है, तो क्या जो दिन में आदमी संक्रमित होगा वो रात के सो जाने पर संक्रमण भाग जाएगा? इस विषय पर जरूर आप लोग विचार करिएगा, इस विषय पर जरूर चिंता करिएगा। और अगर आपको उसका जवाब मिल जाए तो हमको जरूर बताइएगा, और अगर नहीं मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हैशटैग लगाएं आरक्षण मुर्दाबाद, जातीय आरक्षण खत्म हो। जय हिंद, वंदे मातरम।